गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 प्रकार से बांटा गया है। पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं यानी ध्वनि तरंगे हैं। ये सारी की सारी ध्वनि तरंगे हैं। तो वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये इन तरंगों को हमारे कान यानी कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी मानव जाति इसे नहीं सुन सकती है। इसे हाथी जैसे विशाल जीव तथा कीट पतंगे, इन तरंगों को हाथी जैसे विशाल जीव तथा कीट पतंगे सुन सकते हैं। हम लोग इस तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। दूसरा आता है यानी 20 हर्ट्ज से कम हो गई। अब इसके बाद आता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी ये 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो तरंगे हैं, इन्हीं को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। श्रव्य मतलब सुनने योग्य, यानी जिन तरंगों को हम लोग सुन पाते हैं यानी हमारे कान सुन लेते हैं, उन्हें श्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे हुआ करती हैं। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे हुआ करती हैं। और पराश्रव्य तरंगे यानी पराश्रव्य तरंगे, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर होती है, यानी उनसे अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज सुनते हैं। इसके नीचे भी नहीं सुन पाते हैं, इसके ऊपर भी नहीं सुन पाते। इसके नीचे की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिन्हें हाथी तथा कीट पतंगे सुन पाते हैं। हाथी जैसे विशाल जीव तथा कीट पतंगे सुन पाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली यानी पराश्रव्य तरंगे, जिन तरंगों को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हमारे कान यानी हमारे लिए श्रव्य तरंगे नहीं है, ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं। इन तरंगों को भी हम लोग नहीं सुन पाते। ये केवल ये कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब सुन पाते हैं। और इनमें से चमगादड़ और डॉल्फिन ये सब ऐसे जीव हैं जो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर लेते हैं। सुनने के साथ साथ इन तरंगों को ये उत्पन्न भी करते हैं। चमगादड़ इन तरंगों का प्रयोग करके अब रात में निकलता है और रात में चलता है। चमगादड़ अपने पंखों के माध्यम से पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है और उसके रास्ते में अगर कोई अवरोध है, यदि कोई अवरोध मिलता है, तो उस अवरोध से टकरा करके अगर तरंगे वापस आती हैं तो उसे आभास होता है कि सामने कोई अवरोध है, अपनी दिशा को बदल देता है। तो इस प्रकार से रात में चमगादड़ चलता है यानी उड़ पाता है रात में चमगादड़। बाकी चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, ये बात गलत है, उसे दिखाई नहीं देता है। इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के कारण की वजह से वो क्या करता है, रात में विचरण कर लेता है और अपना शिकार करता है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग रडार में किया जाता है, वायुयान में रडार में किया जाता है कि दुश्मन के विमान वगैरह का पता लगाने के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन संबंधी भी पराश्रव्य तरंगों का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की जाती है बीमारियों को पता लगाने में, इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पथरी जैसे रोग का निदान यानी पथरी जैसे रोग के इलाज में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और मानसिक रोगी के इलाज में भी इन्हीं तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं को नष्ट करने में भी इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब दैनिक जीवन संबंधी है, यानी हमारे आपके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे स्थानों पर पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डॉल्फिन मछली के, चूंकि डॉल्फिन मछली क्या करती है, पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है, तो डॉल्फिन मछली के समीप ले जाने पर मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं। उसके पास ले जाएंगे तो लगातार पराश्रव्य तरंगे छोड़ती रहेगी, जिसका प्रभाव उसके मानसिक रोग पर पड़ेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, मानसिक रोगी ठीक हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग हवाई अड्डों पर कोहरा साफ करने में, यानी कोहरे के समय में धुंध छाया रहे तो इन्हीं पराश्रव्य तरंगों को छोड़ करके क्या किया जाता है, धुंध को साफ किया जाता है, अर्थात वातावरण साफ करके हवाई यात्राएं सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके सोनार नामक यंत्र में किया जाता है। सोनार नामक यंत्र में पराश्रव्य तरंगों, यानी सोनार नामक यंत्र पराश्रव्य तरंगों पर ही आधारित होता है।
इसके माध्यम से समुद्री अवरोध तथा गहराई का पता लगाया जाता है। इसी के माध्यम से समुद्री अवरोध, यदि जहाज जा रही है, अंदर कोई अवरोध है तो उसका पता लगाएंगे। और इन्हीं तरंगों को जब हम छोड़ते हैं तो ये तरंगे जा करके अवरोध से टकरा कर वापस आती हैं। तो जाने तथा आने के कुल समय को जोड़ करके समुद्र की गहराई का पता हम चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से पराश्रव्य तरंगों का बहुत सारा इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में है। मैक संख्या क्या है? ऐसे विमान की चाल को जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है उसे मैक संख्या मापा जाता है। ऐसे विमान की चाल जिसकी चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है, उससे अधिक होती है, उसे मैक संख्या में मापा जाता है। तो ऐसे विमान को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक विमान या सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। ऐसे विमान क्या कहा जाता है? पराध्वनिक या सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। अब ऐसे विमान को, यानी जिनकी संख्या मैक संख्या मापी जाती है, तो मैक संख्या बराबर होती है हवा में विमान की चाल बटे ध्वनि की हवा में चाल, यानी हवा में ध्वनि की चाल, हवा में विमान की चाल, हवा में ध्वनि की चाल का अनुपात जो होता है वही क्या होती है? मैक संख्या कहलाती है। तो यदि विमान की चाल 1 मैक से कम होगी, यदि विमान की चाल क्या होगी? 1 मैक से कम होगी, तो ऐसे विमान को सबसोनिक विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसोनिक विमान कहा जाता है, जिसकी 1 मैक से कम होगी। अब जिसकी चाल जो होगी 1 से 5 मैक तक होगी उसे सुपरसोनिक विमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुपरसोनिक विमान कहा जाएगा। और जिसकी चाल 5 मैक से अधिक होगी उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? हाइपरसोनिक विमान कहा जाएगा। ये जो हाइपरसोनिक विमान हुआ करते हैं, ये जो होते हैं अपने पीछे एक शंक्वाकार हलचल छोड़ते हैं। शंख के आकार क्या करते हैं? ऐसे ऐसे हलचल छोड़ते हैं, यानी शंख के आकार का हलचल छोड़ते हैं। पतले से चौड़ा ऐसे होता हुआ क्या करते हैं? शंख के आकार की ये हलचल छोड़ते हैं। जब शंख के आकार की हलचल छोड़ते हैं ये प्रघाती तरंगे, इन्हें क्या कहा जाता है? इस हलचल क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंगे कहा जाता है। जब ये माने प्रघाती तरंगे जो कहा जाता है, जब ये किसी मकान वगैरह पर गिरती हैं, यानी किसी ऐसे स्थान पर गिर जाती हैं जहां निवास स्थान हो, तो क्या होता है? मकान ध्वस्त हो जाता है। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा इनमें संचित होती है कि मकान ध्वस्त हो जाता है। ये जो पीछे हलचल छोड़ते हैं कौन? हाइपरसोनिक विमान। तो क्या करते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? प्रघाती तरंगे होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना कि मैक संख्या क्या होती है। तो मैक संख्या आपने समझ लिया कि जब ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलेगा, यानी 332 मीटर पर सेकंड से अधिक चाल से चलेगा कोई विमान, तो ऐसे विमान की चाल को क्या करते हैं? मैक संख्या में मापते हैं। और ऐसे विमान को कौन सा विमान कहा जाता है? पराध्वनिक विमान कहा जाता है। और जिस विमान की चाल 1 मैक से कम होगी, ऐसे विमान को सबसोनिक विमान कहा जाता है। और 1 से 5 मैक वाले विमान को कहा जाता है, जिसकी चाल 1 से 5 मैक होती है उसे सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। और जिसकी चाल 5 से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। प्रकाश की चाल की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्या होती है? प्रकाश की चाल। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, जबकि ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। ये किसकी चाल है? ध्वनि की चाल है। अब जब बादल की गड़गड़ाहट एक साथ जब यानी कि आकाशीय बिजली जब चमकती है तो उस दौरान दोनों यानी ध्वनि तथा प्रकाश दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय जब आपस में बादल टकराते हैं उसी समय ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा एक साथ निकलती है। लेकिन हमें आवाज थोड़ा देर में सुनाई देती है, जबकि प्रकाश पहले आ जाता है। यानी चमक जो होती है वो हमें, बिजली की चमक क्या होती है? पहले देती है और ध्वनि बाद में आ जाती है हमारे पास। कारण क्या होता है? क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, 3 × लगभग 3000 लाख मीटर पर सेकंड होती है। और जबकि ये 332 मीटर पर सेकंड है ध्वनि की चाल, तो बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रकाश जो है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा हमारे पास जल्दी आ जाती है और ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? देर में आ जाती है। इसलिए गड़गड़ाने की आवाज थोड़ा सा, गर्जन देर में सुनाई देती है और चमकना हमें पहले दिख जाता है।
वायु में ध्वनि की चाल 1 डिग्री, यानी तापमान जो है वायु में ध्वनि का ताप, वायु का ताप क्या किया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़, यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये पॉइंट है, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिएगा बना के, कि ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की प्रकृति क्या है। तो ध्वनि की प्रकृति क्या है भाई, जो गुण जितना सारा नेचर लगभग पाया जाता है प्रकाश में, पूरा का पूरा नेचर व्यक्त करता है कौन, साउंड, यानी ध्वनि उतना का पूरा नेचर व्यक्त करता है। यानी प्रकाश की भांति इसमें भी परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, यानी कि पूरे के पूरे प्रकृति लगभग क्या होता है, ध्वनि में भी, यानी जितना गुण क्या किसका होता है, प्रकाश का होता है, उतना सा ही गुण किसमें होता है, ध्वनि में भी होता है। अब यह है कि भाई परावर्तन कैसे होता है, जैसे कि प्रकाश जाए कहीं से रिफ्लेक्ट, यानी कि हमने बोला और हमारी ध्वनि गई किसी परावर्तक यानी किसी तल से टकरा करके वापस आती है, तो जब वापस आती है तो उस दौरान यानी हमारे बोलने से लेकर के किसी अवरोध तक के बीच में अगर कोई श्रोता है, यानी बीच में अगर कोई मतलब व्यक्ति मौजूद है, तो हमारी जो ध्वनि है पहले उसे सुनाई देगी एक बार, उसके बाद ध्वनि उसे क्रॉस करके जाएगी, अब पुनः अवरोध से टकरा करके वापस आएगी, फिर वो उसको सुनाई देगी, तब वापस जाएगी। यानी कहने का सेंस ये है कि सपोज करिए ये अवरोध है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, और यहां पर कोई कुछ है, कोई सुनने वाला है, तो यहां से जो ध्वनि गई है ये ध्वनि ऐसे जाएगी, यहां गई, इसको सुनाई देगी। अब इनको डाक करके ध्वनि इधर आ गई, इस बार आई, अब पुनः लौटते हुए परावर्तित ध्वनि 2 बार, यानी इस बंदे को जो यहाँ बीच में मौजूद है इसे 2 बार ध्वनि सुनाई देगी, एक बार जाने वाली ध्वनि और दूसरी बार वापस आने वाली ध्वनि, यानी परावर्तित ध्वनि भी उसे सुनाई देगी। बस इतनी सी बात है कि भाई जैसे हमने बोला और एक बार वो सुना तो दोबारा उसके पास जो लौट करके ध्वनि आए, यानी परावर्तित ध्वनि जो उसके पास आए, तो उस ध्वनि से प्रतिध्वनि, यानी जो ध्वनि यहां से गई, जो ध्वनि इसको सुनाई दी ये तो ठीक है, और जो ध्वनि यहां से लौट कर आई, इस ध्वनि को पराध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराध्वनि कहा जाता है। कौन से ध्वनि कहा जाता है, पराध्वनि कहा जाता है। तो यानी कि जाने वाली ध्वनि तथा लौट करके आने, यानी एक बार कोई ध्वनि किसी के कान में प्रवेश की, तो यानी आपकी कान में हमने बोला, आपको सुनाई दिया, तो कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए अगली ध्वनि आपके कान में प्रवेश करने के लिए। यानी ध्वनि की गूंज 1/10 सेकंड तक कान में विद्यमान रहती है, और ये ध्वनि जब तक निकल नहीं जाएगी दूसरी ध्वनि हम सुन नहीं पाएंगे। यानी कि ध्वनि यानी प्रारंभिक ध्वनि तथा पराध्वनि के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड का होना आवश्यक होता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस ध्वनि का को सुन नहीं पाएंगे जो पराध्वनि हमारे पास आएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। यानी ध्वनि की गूंज, यहां से एक पॉइंट बन गया आपका कि ध्वनि की गूंज हमारे कानों में कितने समय तक रहती है, 1/10 सेकंड तक ध्वनि की गूंज हमारे कानों में विद्यमान रहती है। यानी कि ध्वनि तथा पराध्वनि के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड होना चाहिए, यानी पराध्वनि सुनने के लिए। दूसरी चीज है कि पराध्वनि सुनने के लिए 1/10 होना चाहिए, लेकिन स्रोत तभी पराध्वनि को सुन पाएगा, यानी जो स्रोत होगा, जो सुनने वाला होगा, यानी ये जो है ये इस ध्वनि को जो यहाँ से लौट कर आ रही है, इस पराध्वनि को तभी सुन पाएगा जब इसके बोलने से, इसके सुनने और यहाँ परावर्तक तल के बीच की दूरी 16.6 या लगभग 16.6 या लगभग 17 मीटर की दूरी होगी। यानी कम से कम 16.6 या 17 मीटर की दूरी होगी, तभी क्या होगा, तभी हम पराध्वनि को सुन पाएंगे, अदरवाइज हम पराध्वनि को सुन नहीं पाएंगे। यानी श्रोता तथा परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 16.6 से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी पराध्वनि को सुना जा सकता है। जब हम कुएं के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो कुएं के सामने से कई सारी आवाजें परावर्तित होकर के आती हैं, कई सारी। ये कौन सी ध्वनियां होती हैं, ये पराध्वनि हुआ करती हैं। कौन सी ध्वनि हुआ करती हैं, ये पराध्वनि हुआ करती हैं। कभी कभी
ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद भी ध्वनि की गूंज सुनाई देती रहती है, यानी ध्वनि सुनाई देती रहती है। यानी स्रोत के बंद करने के बाद भी जो ध्वनि सुनाई देती है उसी ध्वनि को अनुरणन ध्वनि कहा जाता है। कौन सी ध्वनि कहा जाता है? अनुरणन ध्वनि कहा जाता है। इसे लोक भाषा में गूंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गूंज भी कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अनुरणन या गूंज के का काल जो होता है, अनुरणन काल जो होता है उसे 0.8 सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0.8 सेकंड। अगर 0.8 सेकंड से अधिक होगा, यानी अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक होगा, तो उस हाल में, यानी किसी हाल में अनुरणन काल अगर 0.8 सेकंड से अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में उस हाल में इतनी ज्यादा ध्वनि गूंज जाएगी कि कोई भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। और यदि 0.8 सेकंड से कम है या 0 है, अनुरणन काल क्या है? 0.8 सेकंड से कम है या 0 है, तो ऐसे हाल को डेड हाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरा हुआ हाल कहा जाता है। ऐसे हाल में आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। अच्छे से अच्छे संगीतकार की ध्वनि बिल्कुल बुरी प्रतीत होगी, यानी सुरीली प्रतीत नहीं होगी ऐसे हाल में, जहां पर अनुरणन काल क्या हो? 0.8 सेकंड से कम होगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल की जो दीवारें होती हैं, किसी हाल को बनवाने में जहां संगीतिक प्रोग्राम या वैसे भी सेमिनार वगैरह हुआ करते हैं, हाल की दीवारों को अगर चिकना बना दिया जाए तो इतनी ज्यादा ध्वनि परावर्तित होगी। अगर हाल की दीवारें क्या हो? खूब चिकनी बना दी जाए, तो दीवारें इतना ज्यादा चिकनी होने पर ध्वनि इतना ज्यादा परावर्तित हो जाएगी। क्योंकि चिकना होगा तो ध्वनि क्या होगी? परावर्तित होगी। और जब ध्वनि परावर्तित होगी तो अनुरणन ध्वनि तथा पराध्वनि जो होगी, दोनों इतना ज्यादा बढ़ जाएगी। अनुरणन ध्वनि तथा पराध्वनि दोनों इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगी उस हाल में, और कोई भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। यही कारण है कि जो हाल हुआ करते हैं उसकी दीवारें क्या की जाती हैं? खुरदरी बनाई जाती हैं। दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? खुरदरी बनाई जाती हैं, तथा कुर्सी, सोफे इत्यादि पर गद्दे लगवाए जाते हैं, ताकि दीवारें कुछ ध्वनि को अवशोषित कर लें तथा कुछ ध्वनि को गद्दे वगैरह अवशोषित कर लें। जिससे क्या है कि पराध्वनि तथा अनुरणन ध्वनि क्या हो जाए? मान कम हो जाए, तथा ऐसे हाल क्या हो जाए? अच्छे से उसमें आवाज सुनाई दे। ऐसे हाल बहुत अच्छे हाल माने जाते हैं सेमिनार या पार्टी वगैरह के लिए। तो सेबिन ने एक अच्छा हाल बनाने के लिए हाल के आयतन, यानी सेबिन जो थे उन्होंने क्या किया? एक बेहतर हाल पार्टी वगैरह के लिए, एक बेहतर हाल, यानी कैसे हाल बनाए जाए कि जिसमें अनुरणन ध्वनि तथा पराध्वनि का मान कम हो जाए। तो ऐसे हाल के निर्माण के लिए, यानी एक अच्छा हाल बनाने के लिए आयतन और अनुरणन काल के बीच में एक संबंध स्थापित किया। आयतन और अनुरणन काल के बीच में क्या किया? एक संबंध स्थापित किया। इसी को सैबिन का सूत्र कहा जाता है। कौन सा सूत्र कहा जाता है? इसी को सैबिन का सूत्र कहा जाता है। सैबिन का सूत्र कहा जाता है, जो उन्होंने आयतन और अनुरणन काल के बीच क्या किया? सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो बात बताई वही क्या है? सैबिन का सूत्र कहा गया है। इसी प्रकार से प्रकाश के अगर हम अपवर्तन की बात करें, तो प्रकाश के अपवर्तन में भी जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जैसे कि प्रकाश में होता था न, तो वैसे ध्वनि जो काम प्रकाश में होता था वही काम यहाँ पर क्या है? आपका ध्वनि में है। जो काम प्रकाश में होता था वही काम आपका ध्वनि है। तो जब विरल माध्यम में, ये विरल हो, ये कैसा माध्यम हो? सघन माध्यम हो, तो प्रकाश जो ध्वनि तरंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, तथा सघन से जब विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों में भी होता है कि जब ये ध्वनि क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तथा सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। पूरा का पूरा क्या है? प्रकाश का कॉन्सेप्ट इसमें भी काम करता है। अब आइए, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, अनुनाद क्या है? क्या है अनुनाद? किसकी बात करने चल रहे हैं? अनुनाद की बात कर रहे हैं। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद में प्रकृति में, यानी जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। उसी आवृत्ति से वो क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं।
तो सबकी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, उसी आवृत्ति से वो कंपन करते रहते हैं। तो जब कोई भी वस्तु हो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती रहे और उसके साथ में कोई बाह्य आवृत्ति उत्पन्न की जाए, कोई बाह्य आवृत्ति उत्पन्न की जाए और जिस आवृत्ति से वो कंपन कर रहा है उसकी आवृत्ति और ये जो आवृत्ति उत्पन्न की गई दोनों समान हो जाएं, तो जिस पॉइंट पर दोनों आवृत्तियां समान हो जाएंगी, यानी कि वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति और उत्पन्न की गई आवृत्ति अगर समान हो जाएगी तो दोनों आवृत्तियां आपस में जुड़ जाएंगी। जब दोनों आवृत्तियां आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, वस्तु के कंपन करने का आयाम जो ऐसे ऐसे हो रही है वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कंपन करने लगेगी। जब आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा, वो वस्तु क्या होगी, गिर जाएगी या नष्ट हो जाएगी। यही कारण है, यही अनुनाद कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है कि जब वस्तु की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति की यानी बाह्य आवृत्ति उसकी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु के क्या होती है, दोनों जुड़ जाती है तथा वस्तु के आंदोलन करने का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को अनुनाद कहा जाता है। तो सेना की टुकड़ी जो हुआ करती है उन्हें पुल पर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता है। इसका कारण क्या है, अनुनाद ही है। अनुनाद का मतलब है कि जब भाई पुल एक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति है, उस आवृत्ति से पुल क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। जब पुल अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रहा है और सेना की जो टुकड़ी है क्या करते हैं, सेना वाले क्या करते हैं, एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो जब एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो उनसे क्या होती है, आवृत्ति उत्पन्न होती है। तो अगर पुल जिस आवृत्ति से कंपन कर रहा है, सेना की टुकड़ी द्वारा पैरों से जो उत्पन्न होती है आवृत्ति, अगर ये दोनों क्या होगी, आपस में समान हो जाएगी तो पुल के दोलन करने का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पुल गिरने की संभावना होती है। इसलिए सेना की टुकड़ी को पुल पर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता है। अनुनाद के कारण ही यानी पुल के टूटने का खतरा होता है। अनुनाद के कारण ही हम लोग रेडियो पर मनचाहे प्रोग्राम को सुन पाते हैं। अनुनाद के कारण क्या है, रेडियो पर हम लोग मनचाहे प्रोग्राम को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि से रिलेटेड है ये वीडियो आप लोगों को था। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो में जो कमियां हो उन्हें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।